जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे से संबंधित है, वह ग्रुप डी के लिए है और जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। तो चलते हैं, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यह बायोलॉजी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और यह टेस्ट 12 है। तो चलते हैं, इसका पीडीएफ इसी वीडियो के लिंक में जब जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आप एक टेलीग्राम का लिंक होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। दिया है आनुवंशिकता के जनक है, आनुवंशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल है, यूरो डी बीज है, रॉबर्ट हुक है, डार्विन है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। आनुवंशिकता का जो जनक है वो ग्रेगर जॉन मेंडल है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किए थे? तो जीन शब्द का सर्वप्रथम किसने किए थे? मेंडल ने, जोहानसन ने, वेटसन ने, वाटसन और क्रिक ने। तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा, जोहानसन ने। इसका आंसर भी सही होगा। निम्न में कौन सा मनुष्य का आनुवंशिकता रोग होता है? जो आनुवंशिक रोग है वो कौन सा है? तो इसमें देखिए, आनुवंशिक हीमोफीलिया होता है जो महिलाओं में होता है। तो इसका आंसर 3 का सी हो जाएगा, हीमोफीलिया। ठीक है। ये हाइड्रोफोबिया जो कुत्ता से होने वाला है, टाइफाइड, और यह देखिए, यह डिप्लेसिग्रोटो काली खांसी है और ट्रेकोमा, यह जो है अभी बताएंगे इसका पूरा डिटेल में। यह हैजा किससे होता है, वायरस से होता है या विषाणु से होता है? तो इसी के बारे में चलिए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन 3 का आंसर क्या होगा? हेमोफीलिया हो जाएगा, या आनुवंशिकता होता है जो महिलाओं में होता है। जेनेटिक्स नाम किसने दिया था? जो 4 नंबर क्वेश्चन है कि जेनेटिक्स नाम किसने दिया था? हुक, वेटसन, मेंडल और डार्विन। तो जेनेटिक्स का नाम किसने दिया था? तो वो वेटसन ने दिया था। इसका आंसर भी सही हो जाएगा। आगे, जीन विनियम, जीन विनियम का प्रयोग सर्वप्रथम, जीन विनियम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मेंडल ने, मार्गन और कैपस ने, जॉनसन सभी ने। तो मार्गन और कैपस ने किए थे। इसका आंसर जीन शब्द है ना, जीन शब्द, उसका प्रयोग किसने? मार्गन और कैपस ने। देखिए, पुरुष जीन संगठक होता है। जो जीन संगठक क्या होता है? तो वो पुरुष का यक्स और वाई होता है, पुरुष का मेल का, और फीमेल का होता है यक्स वक्स, एक्स एक्स। यह याद रखिएगा, यह हो जाएगा। अब देखिए, इसके साथ अगर इसको एक्स और यक्स को मिलाया जाएगा तो यक्स एक लड़की होगी, और यक्स और वाई के साथ मिलेगा तो यक्स वाई होगा। इसमें जो निर्धारण होता है, लिंग का निर्धारण होता है, वह पुरुष के जीन से ही होता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? संगठक पूछ रहा है तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। गैमेट की शुद्धता का नियम प्रतिपादित किसने किया था? गैमेट की शुद्धता का नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, मेंडल ने। गैमेट का शुद्धता का नियम जो प्रतिपादित किए थे तो वह मेंडल ने किए थे। नेक्स्ट है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है। तो इसमें से शाकाहारी जो होगा वह जो होगा प्राथमिक उपभोक्ता होगा। जैसे देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता में जैसे मान लीजिए सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, इससे किरण आती है, मान के चलिए। और यह इसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि शाकाहारी होते हैं जो पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। जो पेड़ पौधे पर निर्भर करते हैं वो शाकाहारी हो गए। उसके बाद से जो इस जो जो प्रथम उपभोक्ता हो गए, प्रथम उपभोक्ता। उसके बाद से द्वितीय उपभोक्ता जो इन पे भी निर्भर है। और उसके बाद से अंत में सर्वहारी होता है। सर्वहारी जो सर्वहारी किसको बोलते हैं? तो वो सर्वहारी जो होता है वह तीनों को खाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता के लिए शाकाहारी हो जाएगा। द्वितीय उपभोक्ता क्या होता है? द्वितीय उपभोक्ता होता है नाइन का, नाइन का भी हो जाएगा, मांसाहारी होता है। याद रख लीजिएगा, यह हो जाएगा प्रथम, यह हो जाएगा द्वितीय, और यह हो जाएगा तृतीय, तृतीय। ठीक। इस तरह से शाकाहारी प्रथम, मांसाहारी द्वितीय और सर्वहारी, मतलब कि शाक और मांसाहारी दोनों को खाए जाते हैं, उनको तृतीय उपभोक्ता बोलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सहजीविता का उदाहरण है, सहजीविता का लाइकेन है, कवक है, अधिपादप है और सभी है। तो इसका लाइकेन होता है, सहजीवी होता है। इसको याद रखिएगा, लाइकेन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो यह जो है सहजीवी का उदाहरण है, लाइकेन। ठीक है, चलिए। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इकोलॉजी का प्रथम किसने किया था मैंने शब्द का? हेक्केल ने, रिटर ने, टेंसले ने, मेंडल ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी रिटर ने इकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। नाम जो है, शब्द है, वह इकोलॉजी का शब्द जो है किसने सर्वप्रथम प्रयोग किए थे? तो वह रिटर ने किए थे। तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को कहते हैं, वातावरण और जीवों के संबंध को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पारिस्थितिकी। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। कोशिका में साइटोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकता में, जिसे कि आनुवंशिकता जनरेशन का अध्ययन किया जाता है। तो वातावरण और जीवों के संबंध को अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी बोलते हैं। इसका आंसर बी सही होगा। जीन बने होते हैं डीएनए के, आरएनए के, प्रोटीन के, कोई नहीं। तो जीन जो बने होते हैं वो डीएनए का बना होता है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं,
ये जो सहजीवी क्यों होता है, इसका कारण क्या है? तो शैवाल और ब्रायोफाइटा में है, अधिपादप और अंतःपादप में, शैवाल और कवक में है, मांस और कवक में है। तो इसका आंसर 14 का सी हो जाएगा। शैवाल और कवक में सहजीवी होते हैं। यह जो दोनों का प्रक्रिया कार्य करता है, जो लाइकेन होता है, शैवाल और कवक का कार्य करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सरगैसो समुद्र का नाम पड़ा है। सरगैसो जो होता है किस नाम से पड़ा है? कौकों के नाम से, आ, आवृत्ति बीजियों के कारण, सवालों के कारण, ब्रायोफाइटा के कारण। तो जो सरगोसो जो पड़ा है नाम, वह सवालों के कारण पड़ा है। यहाँ पे यह सरगोसो जो होता है लाल रंग का होता है, शैवाल अक्सर लाल कलर के होते हैं, तो इसी के चलते इसका नाम सरगोसो पड़ा है, शैवाल के कारण ही है। ऊर्जा का पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, हमेशा उल्टा होता है, दोनों होता है, कोई नहीं। तो जो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा को जो पिरामिड है वो हमेशा सीधा होता है। निम्न में कौन अजैविक कारक है? यह इसमें पूछ रहा है। जो चार ऑप्शन है, जल, कार्बोहाइड्रेट, ताप और सभी, इनमें से कौन अजैविक कारक है? तो वह अजैविक कारक है सभी, जो है अजैविक कारक है। मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्रों को से लिंग निर्धारण होता है? तो यहाँ पे देखिए, यह पुरुष का होता है, पुरुष का एक्स वाई होता है। महिला का होता है एक्स वाई, एक्स एक्स होता है महिला का। तो जो पुरुष का निर्धारण होता है वो पुरुष के ही, मतलब पुरुष के यक्ष वाई के ही से गुणसूत्रों से ही लिंग का निर्धारण होता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा 18 का। सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है किसमें? कवक में, शैवाल में, ट्रिलियम में, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे जो बड़ा सूत्र होता है, गुणसूत्र होता है, ट्रिलियम में होता है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। सबसे छोटा गुणसूत्र किसका होगा? शैवाल का, कवक का, ट्रिलियम का। और इनमें से कोई नहीं। यह तो सबसे बड़ा है। छोटा बड़ा गुणसूत्र है इसमें, अभी पढ़े से पहले वाले में बड़ा गुणसूत्र है। तो छोटा किसको देख लेंगे? तो छोटा कौन सा हो जाएगा? कवक हो या शैवाल? इसमें से कोई नहीं, तो कौन सा हो जाएगा इसका? तो शैवाल हो जाएगा सबसे छोटा। शैवाल जो होता है वो सबसे छोटा गुणसूत्र होता है, और ट्रिलियम में सबसे बड़ा होता है। जिन शब्द का पता जोहानसन ने कब लगाया था? जिन शब्द का पता जोहानसन ने कब लगाया था? तो 1909 में। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। डीएनए की क्रियात्मक इकाई है, जी डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो आनुवंशिकता है, दोनों है, जीन है, इनमें से कौन सा होगा? तो 22 का आंसर हो जाएगा जीन है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। गुणसूत्रों में पाए जाने वाला आनुवंशिकी पदार्थों को कहते हैं, गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिकी को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा जीन, मार्गन, ब्रिजेज, जीनोम। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं जीनोम बोलते हैं। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो जीनोम बोलते हैं। संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया था? संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया था? हरगोविंद खुराना, रविंद्र रदरफोर्ड ने, या मेंडल ने, या इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण जो है जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया था? तो वह लगाया था हरगोविंद खुराना ने। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? जो हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1965 में, 1960 में, 1968 में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। 1968 में हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। आनुवंशिक रोग रंग वर्णांधता में रोगी किस रंग की पहचान नहीं कर पाता है? तो वो हरा और लाल होता है, जिसे आप वर्णांधता है या कलर ब्लाइंडनेस है। तो हरा और लाल को आप पहचान नहीं पाते हैं, हमेशा काला दिखाई देता है। जिससे अगर इसको देखेंगे तो लाल होगा, इसको लगेगा तो हरा समझ में आएगा, आपस में समझ में नहीं आता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। और यही कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, वह रेलवे के एग्जाम में जो होता है, रेलवे के पैटर्न में सबसे ज़्यादा इसको देखा जाता है कि आपका कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। कारण क्या है? उसका कारण यही है कि सिग्नल को देखना होता है। इसमें अधिकांश तौर पे जो भी कार्य होता है सिग्नल पे होता है। अगर जिसका कारण वर्णधाता अगर गड़बड़ रहता है तो उसको बहुत कम ही चांस रहता है कि वह ले रेलवे। अगर लेती भी है तो वह सेफ्टी विभाग में नहीं रखता है, उसको किसी कलर की में चाहे कहीं भी लगा देता है। तो रेलवे के लिए सबसे ध्यान देना है, वर्णता जो होती है वह होती है लाल और हरा में पहचानने के लिए, पहचान ही नहीं पाते हैं। चलिए आगे। लाइकेन सूचक होते हैं। लाइकेन सूचक हो वायु प्रदूषण का, जल प्रदूषण का, मृदा प्रदूषण का, विकिरण प्रदूषण का। तो जो लाइकेन होता है वह होता है वायु प्रदूषण का। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? तो लैमार्क ने, डार्विन ने, डीब्रिज ने, मेंडल ने। तो इसका आंसर 28 का बी सही हो जाएगा। जो जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो कौन थे? तो डार्विन थे। मानव के गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है, और कुल मिलाकर के 46 होता है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। जो मानव का गुणसूत्र होता है वो 46 होता है। अगर पूछ दे, अगर 23 जोड़ी भी लिख देगा तो 23 जोड़ी भी होता है, 23 का दुगुना होता है 46। आगे,
डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? अभी हम लोग देखें, जो दिया है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? डाल्टन ने, साल्क ने, वाटसन और क्रिक ने, ल्यूमेनहॉक ने। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, वाटसन और क्रिक ने यह डीएनए का हेलिक्स मॉडल दिए थे। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। कौन सा है सी में? तो वाटसन और क्रिक है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किए थे? डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? मिलर ने, खुराना ने, डी ब्रिज ने, कैल्विन ने। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, खुराना ने, हरिगोविंद खुराना ने दिए थे। आगे, जीन अवस्थित होते हैं, जीन जो होता है कहाँ अवस्थित होता है? गुणसूत्रों में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवकों में, राइबोसोम में। तो जो जीन होते हैं वह गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। इसका आंसर ए सही होगा। विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? विकास का जो सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किए थे? तो ऑप्शन दिया है लुई पाश्चर, अरस्तु, ग्रेगर मेंडल और चार्ल्स डार्विन। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, 33 का डी सही होगा। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था? हृदय जो होता है ना, शरीर में जो हृदय होता है उसका पहला प्रतिस्थापन किसने किए थे? विलियम हार्वे, सर हॉपकिंस, डी सी है लुई पाश्चर, क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो इसका अधिकांश तौर पर लोग जानते होंगे इसको, डी आंसर सही हो जाएगा, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय के प्रतिस्थापन किए थे। वंशागत के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वंशागत के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वह बोलते हैं उसको आनुवंशिकी बोलते हैं। वंशागत के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वह आनुवंशिक बोलते हैं। और पारिस्थितिकी जो होता है वह वातावरण और जीवों के बीच का अध्ययन कहलाता है, वह पारिस्थितिकी करते हैं। इसमें है कोशिका में साइटोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, जो हमारे शरीर में ऊतक होते हैं, ऊतक और सेल होते हैं, उसके बारे में। ठीक है, आगे, पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण है। पर्यावरण में अजैव का उदाहरण है वनस्पति, जानवर, वायु, सभी। तो 36 का आंसर सी सही हो जाएगा, वायु अजैव अवयव है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने किया था? ये कई बार हमारे आया हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने किया था? तो वह हो जाएगा डी ब्रिज ने। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसका है? प्रतिपादन है। प्राकृतिक वर्ण जो होता है वह किसका प्रतिपादन है? हिंदी नाम है यह डार्विन है या वेलेंस है, मोंडल है, लैमार्क है? तो प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत दिए थे वो डार्विन ने दिए थे। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अवघट्य होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अवघट्य होता है जस्ता, सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीज ऑक्साइड। तो विद्युत अवघट्य कौन सा शुष्क सेल में? जस्ता, सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। इसका आंसर ई सी सही हो जाएगा। आकाश नीला लगता है क्योंकि? आकाश का नीला रंग क्यों लगता है? इसमें दिया है, ऑप्शन ए दिया है कि सूर्य के प्रकाश से नीला रंग और रंगों में अधिक है। लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन करती है। नीले रंग नेत्र को अधिक सुग्राही है। वायुमंडल दीर्घ तरंग की अपेक्षा अधिक तरंगे अवशोषित कर लेती है। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा बी होगा कि लघु तरंग और दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। तो जो नीला का प्रकाश होता है वह सबसे ज्यादा प्रकाशित होता है, तो यह इसीलिए नीला प्रतीत होता है। लेकिन अगर यहीं पे आप वायुमंडल से, मतलब कि पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाएंगे तो वहाँ पे जो आकाश दिखाई देगा वो काला दिखाई देगा। तो इसका कई कारण है, और जो पृथ्वी को जब देखेंगे तो वो नीला दिखाई देता है। उसका भी कारण है, पृथ्वी पर 1/3 भाग जल है, इसी के कारण से पृथ्वी नीला दिखाई देती है। काला का मतलब कि जो पृथ्वी के वायुमंडल से जब बाहर जाएंगे, मतलब कि इसके एरिया से 36,000 किलोमीटर के बाहर जाएंगे, तो आप पृथ्वी को देखेंगे तो वह नीला दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, यानी कि हम पृथ्वी पर आकर के देखते हैं तो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो उसका कारण यही है कि लघु तरंग दिन तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। 1 माइक्रोन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पूछता भी है, तो इसको याद रखिएगा। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो यह होता है 1/10 मिलीमीटर होता है। 1/1000 होता है, 1/1000 होता है। याद रखिएगा, 1 माइक्रोन बराबर। अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का लक्षण क्या है? उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता, पारगम्यता और अनंत पारगम्यता। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, उच्च पारगम्यता होता है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर अगर रख देंगे तो क्या होगा? कमरा गर्म हो जाएगा। ऑप्शन में दिया है कि आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं, नहीं ये गलत है। आप इसको रेफ्रिजरेटर में तापमान तक ठंडा कर सकते हैं, ये भी नहीं है। कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, ये हो जाएगा। कमरे को तो ना तो गर्म या ना तो ठंडा कर सकते हैं। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा, जो कमरा होता है थोड़ा सा गर्म हो जाता है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, ये बहुत बार आया हुआ है। परमाणु में जो बम है वह विखंडन के द्वारा, था, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। और संलयन से सूर्य सूर्य और हाइड्रोजन जो बम होता है,
हाइड्रोजन बम होता है, यह जो होता है हाइड्रोजन बम, यह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और परमाणु बम जो होता है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये याद रहे, 44 का बी सही होगा। परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? नाभिक का जो आकार होगा वो कितना होगा? तो वह 10 का पावर माइनस में होता है, 10 का पावर माइनस में 15 मीटर होता है, याद रखिएगा। चलिए, सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल प्राप्त हुआ था कब? सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था किस सन में? 1928 में, 1930 में, 1932 में, 1950 में। तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा कि सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, जो पानी का घनत्व होता है इसमें होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। तो 47 का बी सही हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना होता है? जो सूर्य का प्रकाश होता है धरती पर पहुंचने में, तो इसका 500 सेकेंड होता है। इसी पर जब निकालेंगे तो 8 छक 48, 8 छक 48 क्या करें, सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने में लगा समय 8 मिनट है। इसमें देखिए 8 मिनट, जैसे 8 मिनट होता है ना, 8 मिनट 20 सेकंड होता है। तो अगर ये ऑप्शन में दिया हुआ 8 मिनट तो इसको भी मार सकते हैं, लेकिन वहीं पे चंद्रमा से चंद्रमा का जो प्रकाश होता है पृथ्वी पर आने में 1 मिनट 20 सेकंड लगता है, ये याद रखिएगा, 1 मिनट 20 सेकंड लगता है। नेक्स्ट है, सूर्य का शून्यावकाश की अनुपात वेग अनुपात है, अनुमानता है, जो दिया है कि सूर्य प्रकाश का जो प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानता है। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? 49 का बी आंसर सही हो जाएगा, यानी कि 3 गुणा 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। पृथ्वी प्रकाश का सूर्यावकाश में शून्यावकाश में मतलब कि शून्य के निर्वात में वेग अनुमानता कितना होता है? तो वह 3 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। फ्यूज का सिद्धांत कार्य करता है किस पे? विद्युत रासायनिक प्रभाव पर, विद्युत यांत्रिक प्रभाव पर, विद्युत ऊष्मीय प्रभाव पर और विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। तो यह हो जाएगा 50 का आंसर, विद्युत ऊष्मीय प्रभाव पर होगा, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो 51 का ए हो जाएगा, अवतल दर्पण को हम लोग लेते हैं। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किस से प्राप्त होती है? जो सौर ऊर्जा होती है निम्न में से, तो सूर्य से प्राप्त होती है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। निम्न में कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में है, बल्बों में फिलामेंट का रूप में प्रयोग किया जाता है? तो टंगस्टन होता है, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो 53 का आंसर डी सही हो जाएगा। दिया है कि ये बल्बों हो जाएगा, बल्बों में जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट जो किस रूप में प्रयोग करते हैं? तो टंगस्टन के रूप में प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? याद रखिएगा, सदिश नहीं है, इसका मतलब कि इसमें से 3 जो है सदिश होगा। तो याद रखिएगा इसको, सदिश जो राशियां होती है बी और ब से होता है अधिकांश तौर पे, भी और ब से। तो ये वेग भी हो गया, बल हो गया, आयतन जो होता है वह सदिश राशि नहीं है। तो 54 का डी आंसर सही हो जाएगा। इसमें भी देखिए विस्थापन भी है। सदिश राशि क्या होती है? वेग और दिशा, मतलब कि वेग और दिशा दोनों होता है, दिशा दोनों होता है, तो इसको बोलते हैं सदिश राशि, जिसमें वेग और दिशा दोनों होना चाहिए। तो आयतन हो गया डी। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, ध्वनि का जो वेग होगा सर्वाधिक होगा ठोस ठोस गैस द्रव वाष्प। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, सबसे ज्यादा ठोस में होता है, इसको याद रखिएगा क्रम, ठोस, द्रव और गैस। तो सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा ठोस में होता है, उससे थोड़ा सा कम द्रव में होता है, उससे भी कम गैस में होता है। तो ध्वनि का एक माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर वेग चलेगा, मतलब कि ध्वनि जब चलेगी तो वह निर्वात में नहीं चल सकती है, उसको एक ठोस माध्यम की आवश्यकता होती है, मतलब एक माध्यम की आवश्यकता होती है जो ठोस द्रव गैस से संबंधित है। और यह पूछ रहा है कि सर्वाधिक किसमें है, तो वो ठोस में होगा। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आयाम, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और जो इनमें से कोई नहीं है। तो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तर गर्त जो होता है, जैसे देखिए एक लाइन है, यहाँ से अगर कोई चला दो उत्तरोत्तर श्रृंग और इस तरह से, इसको क्या बोलते हैं? ये ध्वनि में आता है, ध्वनि का डिटेल पढ़ेंगे। तो देखिए श्रृंग और गर्त होता है यहाँ पे, यहाँ से श्रृंग हो गया कितना और यहाँ से गर्त कितना हो गया, तो इसी को बोलते हैं। तो ये 56 का आंसर क्या हो जाएगा? 56 का डी होगा, इनमें से कोई नहीं, 56 का डी। आगे, बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? जो बिजली का गैस जो जो बल्ब होता है उसमें किस गैस का प्रयोग होता था?
अब तो बल्ब धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है, लेकिन अभी भी चल रहे हैं, तो 57 का आंसर 57 का आंसर डी सही हो जाएगा। आगे निम्न में सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन-सा है? तो जो प्रत्यास्थ मतलब क्या होता है कि वह अपने जैसे किसी चीज़ को दबाएँ और वो अपने जगह पे आ जाए, उसी को बोलते हैं प्रत्यास्थ। काँच हो गया, स्टील हो गया, रबर, चाँदी, तो इसमें हो गया स्टील हो जाएगा, 58 का आंसर बी सही हो जाएगा। इस पे अगर जैसे स्टील के किसी भी चीज़ पे स्टील के किसी भी वस्तु पे मतलब कि उस पे अगर आप मारेंगे तो वह बहुत ही नम्र मतलब कि दबता नहीं है, ठीक है? वहीं पे रबड़ जो होता है, रबड़ मारेंगे दबेगा लेकिन आ जाएगा अपनी जगह पे। उसी तरह से ये भी है कि यह दबेगा ही नहीं। तो प्रत्यास्थ पूछ रहा है तो यह स्टील हो जाएगा। निकटतम सितारे सूर्य के अतिरिक्त से पृथ्वी तक पहुँचता है जो दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निकटतम सितारा सूर्य के अतिरिक्त से प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचता है, 1.2 सेकंड होता है। तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा? 42 वर्षों में। 59 का आंसर सी सही हो जाएगा, 42 वर्षों में। मतलब सूर्य के अलावा अगर कोई अतिरिक्त है सितारा तो उसका 42 वर्ष में उसका प्रकाश पृथ्वी पर आता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह को परिक्रमा में लगाया जाता है, तो इसको आर्यभट्ट बोलते हैं। आर्यभट्ट है, रोहिणी है, इनसैट 1A है, भास्कर 1 है, तो 60 का आंसर ई सही हो जाएगा, आर्यभट्ट है। विज्ञान दिवस मनाया जाता है, यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह जानते रहिए कि विज्ञान दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। अश्व शक्ति कितना होता है? तो अश्व शक्ति का समान होता है 746 डब्लू के। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाला मानव का नाम क्या है? अंतरिक्ष पर जाने वाला, तो इसको याद रखिएगा, अंतरिक्ष पर जाने वाला यूरी गगारिन है, नील आर्मस्ट्रांग, राकेश शर्मा है, वेलेंतिस तेरेस्कोवा है, तो वह नाम है। 63 का आंसर ये सही हो जाएगा। और चंद्रमा पर यह तीनों गए थे, चारों गए थे, लेकिन ठीक है ना, चंद्रमा पर जो रात लात पहना रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग थे और अंतरिक्ष में जाने वाले यूरी गगारिन थे। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। उपग्रह से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? उपग्रह से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग उपग्रह से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देगा। इसका आंसर सी सही हो जाएगा, 64 का। बिजली के लैंप का तंतु बना होता है, जो बिजली का लैंप होता है वो किसका बना होता है? तो वह बना होता है टंगस्टन का। ये भी आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं। किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है? किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है? घट जाता है उसका चुंबकत्व जो होता है, किसी भी मतलब किसी भी चुंबक को अगर गर्म करेंगे तो उसका चुंबकत्व घट जाता है, नष्ट भी हो जाता है उसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 68 का। 68 का डी हो जाएगा, नष्ट हो जाता है। याद रखिएगा, नष्ट हो जाता है। बल का एसआई इकाई होता है, बल किसका है? तो न्यूटन का। बल जो है न्यूटन का, बल का एसआई इकाई होता है न्यूटन, ठीक ना। ये जूल जो होता है कार्य और ऊर्जा का होता है, ठीक है। वाट जो होता है विभवांतर का, ताप का केल्विन होता है, ठीक। तो ये समझ गए, बल का एसआई इकाई क्या होता है? न्यूटन होता है। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब पड़ता है? जो आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब पड़ता है? तारा पर, कार्निया पर, आइरिस पर, दृष्टि पटल पर। तो यह जो प्रतिबिंब जो पड़ता है दृष्टि पटल पर पड़ता है, तो 68 का डी आंसर सही हो जाएगा। और जो आँख का कौन सा ऐसा भाग है जो हम लोग दान में देते हैं जिससे कि किसी के आँख का रोशनी आ जाए, तो वह कार्निया होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? वह सस्ता है, वह थर्मामीटर की दीवारों को चिपकता है नहीं है, ये नहीं चिपकता है, और वह ताप के कारण अधिक फैलता है। यह इसका आंसर सी सही हो जाएगा। जो थर्मामीटर होता है ताप के कारण अधिक फैलता है, ठीक। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, 69 का। आगे, सूर्य मुख्यतः बना है, सूर्य मुख्यतः हाइड्रोजन का बना है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, 70 का। 71 है, निम्न में से कौन सी वस्तु के लोच का सर्वोच्च गुणांक होता है? लोच का सर्वोच्च गुणांक होता है इस्पात, रबड़, चमड़ा, नायलॉन, धागा। तो इसका आंसर हो जाएगा 71 का ए है, जो सबसे सर्वोच्चम जो गुणांक होता है वह प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है ना, उसी को पूछ रहा है, तो यह इस्पात होता है। इसका आंसर ए सही होगा। इतना ही क्वेश्चन था। मेरा तबीयत खराब है, इसलिए थोड़ा सा हम धीरे बोल रहे हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, और बताइए कि अगला क्या पढ़ा जाए, ठीक है। तो ठीक है, नमस्ते।